नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में चुनावी गतिविधियां सिरे से एकदम जोर पकड़ चुकी हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को और बिहार के डीजीपी समेत सभी अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है और इसके अनुसार निर्देश दिए हैं कि 6 अक्टूबर से पहले सभी अधिकारियों को अपने गृह जिलों से, जो लगातार लंबे समय से अपने जिलों में बने हुए हैं, उनका तबादला सुनिश्चित कर लीजिए। इस पत्र के बाद सरकार काफ़ी सक्रिय हो गई है। इस बीच अब जो राजनीतिक पार्टियों में सीट शेयरिंग का फार्मूला जोर पकड़ने लगा है। खास करके एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के नतीजे जल्दी निकाले जाने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार जिलावार क्षेत्रों के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल करने में जुटी हुई है, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही नतीजे पर पहुंच जाएगी कि उसे कौन कौन से सीट पर किसे उम्मीदवार बनाना है। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की गहमागहमी के बीच में जो संकेत उभर के आ रहे हैं, उससे ये भी लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई और समझौता नहीं करने जा रही है। वो निश्चित रूप से अभी अपने चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी ही और अपनी सीटें ले करके ही रहेगी। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में ये घोषणा की थी कि चुनाव प्रभारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आज केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी। फिर से धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला चुनाव हुआ था और जिस तरह से उनके पक्ष में जनसैलाब उमड़ कर आया था, उस समय वो प्रभारी थे बिहार के, और उन्होंने जो अपने रेखाएं खींची है उससे लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आश्वस्त है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ 2 और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। CR पाटिल हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। 2014 में इन्हें एनडीए से 2012 में राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान को बिहार से भेजा गया था, और 2014 के बारे में मैंने बताया कि चुनाव प्रभारी रहते हुए जो इन्होंने रेखाएं खींची है उससे केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी आश्वस्त है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी बात ये सुनिश्चित हो गई कि केंद्रीय कार्य समिति राष्ट्रीय कांग्रेस का होना बिहार में खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल ही पहले ही दिन महागठबंधन ने जिस तरह से SC ST की तरह अति पिछड़ों को अपने नज़दीक लाने के प्रयास के तहत एक घोषणा पत्र, एक प्रारूप संकल्प पत्र, न्याय संकल्प पत्र जिसका नाम दिया है, वो घोषित किया, उससे ये लगता है कि कांग्रेस सब लालायित है। जो EBC तबका उससे छिटक गया है, उसे जोड़कर सामने ले आए और उसे अपने वोटों का हिस्सा बनाए। क्या ये संभव हो सकता है? अगर ये संभव होता तो निश्चित रूप से महागठबंधन को फ़ायदा पहुंचना था। लेकिन अब तक के जो चुनाव नतीजे, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे देखे गए, उससे साफ ये संकेत मिल रहा है कि EBC नीतीश कुमार यानी एनडीए के साथ पूरी शिद्दत से जुड़ा हुआ और ये छिटकने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए हैं और जिस तरह के भाषण से उन्होंने संकेत दिए कि वो EBC को हर हाल में अपने पक्ष में जोड़ना चाहते हैं, उससे राह तो निकलती है, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से कांग्रेस को ये करके दिखाना होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस इस दोमुहेपन पर खड़ी है। वो
किसी भी नेता को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से बाज आ रही है। साथ साथ अगर ईबीसी तबके को अपनी तरफ आकर्षित करने का इरादा वाकई है तो कांग्रेस को चाहिए कि वो एक ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग समूह से ही कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करे। ऐसा हो अगर करती है तो शायद उसके पक्ष में बेहतर नतीजे आ सकते हैं। इन सब के बीच में एक असदुद्दीन ओवैसी आईएम अपनी पार्टी को लेकर के बिहार में तो सीमांचल क्षेत्रों में तहलका मचाते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं और वो ललकार रहे हैं तेजस्वी यादव को। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनसे एक 6 सीटें मांगी गई थी, उनको पत्र भेजा गया था, लेकिन उनके पिता और उनके परिवार के लोगों ने इसे मंजूरी नहीं दी है। वो कहते हैं नुकसान उन्हीं का होगा क्योंकि वो लड़ेंगे ही और जिन सीटों पर चाहेंगे लड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे और 5 उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुँचे थे। जीते हुए विधायकों में 4 बाद में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल तो हो गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब भी अपना हौसला बुलंद किए हुए हैं। वो सीमांचल में महागठबंधन को मात देने की पुरकस तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी यात्रा इस बात का संकेत कराती है कि बिहार से वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिहार चुनाव में निश्चित रूप से अपना भाग्य आजमाएंगे। इन सब के बीच में एक और ख़ास बात देखी जा रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस तरह से एनडीए के मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, उसे लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार हालांकि उनके अचेत होने की बातें महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से 200 करोड़ के घपले के आरोप खास मंत्री अशोक चौधरी पर उन्होंने लगाए हैं, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कशमकश जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, जिसमें पूर्व सांसद और बिहार के कृषि सचिव रहे आर.के. सिंह ने आरोप लगाए हैं और जवाब मांगा है, उससे तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव के बीच में इस तरह का होना एक बड़ा नुकसानदेह परिस्थितियों का निमंत्रण हो सकता है और इसे लेकर के उन्होंने चेतावनी जारी की है। इधर जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने भी अशोक चौधरी पर सवाल उठाए हैं और प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब मांगा है। कहा है कि अगर जवाब नहीं दे सकते तो पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घमासान के बीच में अब अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग 30 तारीख को जब एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची की घोषणा कर देगा, उसके बाद 6 अक्टूबर तक जिन अधिकारियों के तबादले होने हैं उनके तबादले सुनिश्चित हो जाएंगे। तब किसी भी पल बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। आकलन ये है कि 2 या 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, इसलिए सरगर्मियां बढ़ी हैं। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता यही है कि दशहरे के तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा और अभी जो बादल उमड़ घुबड़ रहे हैं, जो राजनीतिक हवा समाहित है बिहार के अंदर, वो और भी समग्र रूप से तेज हो जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। अब आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।